नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन शाह एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। तो आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर समझने वाले हैं, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। दोस्तों 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का नाम चेंज कर दिया गया है और अभी जो इस चैप्टर का नाम है वो है महाभारत के आधार पे भारतीय समाज का विश्लेषण। तो इस चैप्टर को हम समझने वाले हैं। इस चैप्टर पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, फर्स्ट पार्ट की वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख ले। उस पार्ट में मैंने आप लोगों को कुल मिला के 5 टॉपिक समझाया था, जिसमें हमने सबसे पहले टॉपिक में बात किया था महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कैसे तैयार किया गया। दूसरा टॉपिक हमने समझा था परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तीसरा टॉपिक था पितृवांशिकता व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करना। चौथा था विवाह का नियम और पांचवा जो टॉपिक था और आखिरी जो टॉपिक था वो था गोत्र के नियम, और गोत्र को हमने बहुत ही बारीकी से समझा था। तो इस पार्ट में हम इससे जो आगे के जो टॉपिक है उसको हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, हर एक टॉपिक आपको बारीकी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कुल मिला के इस चैप्टर के 5 टॉपिक को समझने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हम समझेंगे कि क्या भारतीय इतिहास में माताएं महत्वपूर्ण थी। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा वर्ण व्यवस्था और उससे जुड़ी हुई आजीविका की बात करेंगे। और तीसरे टॉपिक में हम बात करेंगे कि ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था के जो नियम थी उसका पालन करवाने के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई थी। चौथा टॉपिक होगा जाति व्यवस्था के बारे में, ब्राह्मणों ने बहुत सारी जातियाँ बनाई थी उसके बारे में जानेंगे। और आखिरी में जो 5वां टॉपिक होगा वो ये होगा कि क्या भारतीय इतिहास में राजा केवल क्षत्रिय वर्ग से ही होते थे। तो कुल मिला के इस वीडियो में हम 5 टॉपिक को समझने वाले हैं। दोस्तों अब हम अपने पहले टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो ये है कि क्या भारतीय इतिहास में माताएं महत्वपूर्ण थी। अब आप लोगों को पता होगा कि अधिकांश राजवंश पुराने समय में पितृवांशिकता व्यवस्था का पालन करते थे, जिसमें क्या होता था पिता के मरने के बाद उसका पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी बनता था। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण भी मिले हैं जिसमें क्या होता था कि माताओं को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। जैसे कि हम सातवाहन वंश की बात कर सकते हैं। सातवाहन वंश के राजा क्या करते थे, अपने नाम के आगे अपने माता का नाम लगाते थे। जैसे कि हम सातवाहनों के सबसे प्रसिद्ध शासक की बात कर सकते हैं जिसका नाम था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। तो श्री सातकर्णी यहाँ पे क्या है, राजा का नाम है और गौतमी उसके माता का नाम था। तो उसने क्या किया, अपने नाम के आगे अपने माता का नाम लगाया और अपना नाम रखा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। लेकिन यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे राजवंश या फिर उत्तराधिकारी का जो नियम था वो पितृवांशिकता व्यवस्था के आधार पे ही चलता था। तो कहीं ना कहीं सातवाहन राजवंश के शासकों ने क्या किया था, अपने माताओं को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। दोस्तों अब हम अपने दूसरे टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है वर्ण व्यवस्था और उससे जुड़ी हुई आजीविका। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि प्राचीन समय में समाज को जो चलाया जाता था वो ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार चलाया जाता था। और ब्राह्मणों ने जो नियम बनाए थे उसी को उस समय का संविधान माना जाता था और उस संविधान के नियमों का पालन हर एक व्यक्ति को करना होता था। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, बहुत सारे धर्मशास्त्रों की रचना की थी। उसमें से एक सबसे प्रसिद्ध हम धर्मशास्त्र की बात करें या सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ, भारत का जो सबसे प्रसिद्ध जो विधि ग्रंथ था वो था मनुस्मृति। मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति की जो रचना थी वो मनु ने की थी। मनु एक ऋषि थे जिन्होंने इसकी रचना की थी और इसकी जो रचना है वो लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में की गई थी। और मनुस्मृति में बहुत सारे नियम कानून बनाए गए थे जिससे कि प्राचीन काल में भारतीय समाज को चलाया जाता था। तो इसमें हम अब समझने वाले हैं कि मनुस्मृति या फिर धर्मशास्त्रों में वर्ण व्यवस्था के कुछ नियम भी बनाए गए थे, जिसमें आपको ये समझना है कि वर्ण व्यवस्था में क्या था, ब्राह्मणों ने पूरे समाज को 4 वर्गों में बांट दिया था, जिसमें सबसे ऊपर जो थे वो ब्राह्मण खुद अपने आप को रख लेते हैं। और ब्राह्मणों का काम क्या था, तो ब्राह्मण क्या करते थे, यज्ञ करवाते थे, दान दक्षिणा देना लेना, इसके अलावा वेदों को अध्ययन करना, लोगों को शिक्षा प्रदान करना, ये सब काम ब्राह्मणों का होता था। जो वर्ण व्यवस्था में जो दूसरा वर्ग था वो था क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम क्या होता था, तो क्षत्रिय जो होते थे योद्धा वर्ग होते थे। इनका काम होता था युद्ध करना, न्याय करना, लोगों की रक्षा करना। इसके अलावा ये भी क्या कर सकते थे, दान दे सकते थे और इसके अलावा यज्ञ करवा सकते थे। दोस्तों जो तीसरा जो वर्ग था समाज का वो है वैश्य। वैश्य की बात करें तो वैश्य वर्ग का जो काम था वो था कृषि करना, व्यापार करना, गौ पालन करना। इसके अलावा ये भी दान दे सकते थे और यज्ञ करवा सकते थे।
अब समाज में जो चौथा वर्ग जो बनाया गया था वो था शूद्र। इनका काम क्या होता था, ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना। एक तरीके से ये दासों का जीवन जीते थे। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों ने क्या किया था, पूरे समाज को, पूरे भारतीय समाज को 4 वर्गों में बांट दिया था और हर एक वर्ग की अपनी आजीविका, अपने क्रियाकलाप निर्धारित कर दिए गए थे। दोस्तों अब हम ये जानेंगे कि ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था के नियम तो बना दिए, लेकिन नियमों का पालन करवाने के लिए भी कुछ नीतियाँ उनको अपनानी पड़ी होगी। तो उसकी हम बात करेंगे कि ब्राह्मणों ने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन करवाने के लिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को समझा देना चाहूँगा कि अगर किसी भी संविधान में कोई नियम बनता है, कोई कानून बनता है, तो उस कानून का पालन करवाने के लिए सरकार को कुछ न कुछ नियम भी बनाने होते हैं। तो ऐसे ही ब्राह्मणों ने भी क्या किया था, कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कि वो वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन समाज में करवा सकते थे। जिसमें सबसे पहला कदम उन्होंने ये उठाया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को ब्राह्मणों ने एक दैवीय व्यवस्था बताना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया कि इस व्यवस्था को हमने नहीं बनाया, बल्कि इस व्यवस्था की उत्पत्ति खुद देवताओं द्वारा की गई है। इस व्यवस्था को खुद देवताओं ने बनाया है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम बता सकते हैं कि राजाओं को आदेश दिया ब्राह्मणों ने। राजाओं को आदेश दिया कि वो राजा क्या करे, अपने अपने साम्राज्य में, अपने अपने राज्य में इस व्यवस्था के नियमों का पालन कठोरतापूर्वक तरीके से करवाए। तीसरा पॉइंट हम बता सकते हैं कि ब्राह्मणों ने क्या किया, लोगों को विश्वास दिलाना स्टार्ट कर दिया कि जो उनकी जो प्रतिष्ठा है वो जन्म पे आधारित है। मतलब कि जो ऊंचे कुल में जन्म लिया है ऊंचा माना जाएगा और जो निम्न कुल में जन्म लिया है वो नीचा ही माना जाएगा। ये लोगों को विश्वास दिलाना स्टार्ट कर दिया था ब्राह्मणों ने। तो ये 3 तरीके अपनाए थे ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन करवाने के लिए। तो दोस्तों अब हमने वर्ण व्यवस्था को समझ लिया। अब हम जाति व्यवस्था की बात करेंगे कि ब्राह्मणों ने 4 वर्ग तो बना दिए, लेकिन आखिरकार उनको जाति बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। आखिरकार भारतीय समाज को जाति में ब्राह्मणों ने क्यों बांटा। तो मैं आप लोगों को समझा देना चाहूँगा कि जो वर्ण या जो वर्ग थे समाज में वो सिर्फ 4 थे, लेकिन जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। अनगिनत जातियों का निर्माण ब्राह्मणों ने किया। ब्राह्मणों को ऐसा लग रहा था कि वर्ण व्यवस्था बनाने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग बच गए हैं जिनकी आजीविका वर्ण व्यवस्था से मेल नहीं खाती है। तो भाई अब उसको कौन से वर्ग में रखा जाए। तो इस कारण ब्राह्मणों ने क्या किया, जब भी उनका टकराव किसी नए लोगों से होता, नए आजीविका वाले लोगों से होता, तो उसको एक जाति में बांट देते। जैसे कि हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि कहीं ब्राह्मणों को मिल गया एक सोनार जो सोने का काम करता है, उसको किसी भी वर्ग में नहीं रखा जा सकता था। तो उन ब्राह्मणों ने क्या किया, उसको एक जाति बना दिया। जैसे कि सोनार एक जाति हो गया। इसी तरीके से ब्राह्मणों को कहीं तेली मिले, तेल बेचने वाले, तो वो तेली जाति बना दी। कहीं मिल गए चमड़ा काटने वाले, तो चमार बन गए। लोहे का काम करने वाले मिल गए तो लोहार हो गए। इस तरीके से क्या हुआ, ब्राह्मणों ने बहुत सारी जातियों का निर्माण कर दिया और समाज में भेदभाव को और ज़्यादा बढ़ावा दे दिया। दोस्तों अब हम इस वीडियो के आखिरी टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं कि क्या आरंभिक भारत में राजा केवल क्षत्रिय वर्ग से ही होता था। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों क्या था कि शुरू में ब्राह्मणों ने ये नियम बनाया था आरंभिक काल में कि राजा जो होंगे वो केवल क्षत्रिय वर्ग से ही हो सकते हैं, दूसरे वर्ग का व्यक्ति राजा नहीं बन सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। आरंभिक भारत में बहुत सारे राजवंशों की उत्पत्ति या उद्भव एक ऐसे वर्ग से हुआ जो निम्न कुल के थे या फिर ब्राह्मण थे या क्षत्रिय नहीं थे, दूसरे कुल के भी लोग राजा बने थे। जैसे कि उदाहरण के लिए हम मौर्य वंश की ही बात कर लेते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि वो एक निम्न कुल का था। जो ब्राह्मणीय शास्त्र है, ब्राह्मणीय शास्त्रों में इसको निम्न कुल का माना गया है, लेकिन वैसे बौद्ध ग्रंथ में इसको क्षत्रिय बताया गया है, लेकिन ब्राह्मणीय शास्त्र जो है उसमें निम्न कुल का ही बताया गया है इनको। तो ये निम्न कुल का होते हुए भी जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो मौर्य वंश का संस्थापक बना और अखंड भारत की स्थापना उसने की। मौर्य के उत्तराधिकारी की बात करें जो थे शुंग और कण्व। अगर शुंग और कण्व की बात करें तो शुंग और कण्व जो वंश के जो शासक थे, या ये जो शुंग और कण्व जो थे वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण होते हुए भी राजा बने थे। तो कहने का मतलब ये कि राजा होने के लिए क्षत्रिय वर्ग से होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। मतलब कि जो व्यक्ति लोगों के लिए संसाधन जुटा सकता था, लोगों की सेवा कर सकता था, राजा बनने की जिसके अंदर योग्यता था, वो हर व्यक्ति राजा बन सकता था। इसके अलावा कुछ और उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे कि हम रुद्रादमन की बात करते हैं। रुद्रादमन एक शक वंश का राजा था। शक एक वंश का नाम है जो गुजरात में शासन कर रहा था। शक वंश का शासक था रुद्रादमन, जिसको ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर
या फिर अन्य देशी कह के पुकारते हैं। मलेच्छ का मतलब होता है जिसको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होता, और बर्बर का मतलब होता है जो मार काट में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, उसको बर्बर कहा जाता है। तो ब्राह्मण रुद्रादमन को मलेच्छ, बर्बर या फिर अन्य देशी कह के पुकारते थे। लेकिन रुद्रादमन ने क्या किया था, गुजरात में एक झील है सुदर्शन झील, उसका उसने पुनर्निर्माण करवाया था, जिसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि वो भारतीय संस्कृति के बारे में ज्ञान रखता था, भारतीय संस्कृति को जानता था। इसके अलावा आखिरी पॉइंट हम बता सकते हैं, सातवाहन वंश की हम बात कर सकते हैं। जो सातवाहन वंश के जो शासक थे वो अपने आप को अनूठा ब्राह्मण बताते थे और क्षत्रियों के अधिकारों का हनन करता बताते थे, एक तरीके से कि भाई वो क्षत्रियों का विनाश कर देंगे पूरी दुनिया से, ऐसा वो अपने आप को मानते थे। और ब्राह्मण होते हुए भी सातवाहन वंश के जो राजा थे वो शासक बने थे। तो कहीं ना कहीं राजा बनने के लिए क्षत्रिय कुल से होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। राजा हर वो व्यक्ति बन सकता था जिसके अंदर योग्यता है, जो संसाधन जुटा सकता था, जो लोगों की सेवा कर सकता था और राजा बनने की योग्यता रखता था, तो हर वो व्यक्ति राजा बन सकता था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर पे अभी 2 और पार्ट की वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। 3rd और 4th पार्ट की जो वीडियो होंगी उसको भी आपको ज़रूर देखना होगा, और जब भी जाके आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना यार। और फर्स्ट पार्ट की वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट की वीडियो भी ज़रूर वॉच कर लेना। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।